नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। रात को साहब के एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दिया, नवनीत सहगल ने। हड़कंप मचा, कई बातें होने लगी, लेकिन असली बात क्या है? न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें दावा किया है उन्होंने कि उनकी ये रिपोर्ट आयकर विभाग द्वारा की गई एक गोपनीय जांच रिपोर्ट पर आधारित है। 254 पन्ने की इस जांच रिपोर्ट में नगद ट्रांसफर, आईफ़ोन और सूट फिटिंग से जुड़ी व्हाट्सएप बातचीत, एक संदिग्ध शेल फर्म के जरिए प्रॉपर्टी का लेन-देन और नवनीत सहगल के बेटे द्वारा संचालित एक कंपनी में 21 करोड़ रुपए का निवेश का दावा है। न्यूज़ लॉन्ड्री के पास इससे जुड़े सारे दस्तावेज मौजूद है। सार्वजनिक तौर पर हम इस मामले में सहगल के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जानकारी नहीं। यह रिपोर्ट साल 2022 में तैयार की गई थी। मजे की बात है कि इस रिपोर्ट के केंद्र में मौजूद नवनीत सहगल को 2024 में रिटायर होने के बाद प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया था। 4 मार्च 2022 को इनकम टैक्स अधिकारियों ने लखनऊ की एक सड़क पर एक टोयोटा गाड़ी को रोका। ये न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट। गाड़ी में 3 आदमी और 41 लाख रुपए नकद थे। बाद में यह छोटा-सा मामला उत्तर प्रदेश के नौकरशाही में व्याप्त बड़े भ्रष्टाचार की जांच में बदल गया। इस जांच के आधार पर तैयार एक गोपनीय रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे अधिकारियों, ठेकेदारों और शेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए सरकारी योजनाओं के बजट से करीब-करीब 112 करोड़ रुपए अधिकारी और बिचौलियों में बीच बढ़ गए। इन आरोपों के केंद्र में 1988 बैच के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार सहगल थे, जिन्हें इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। इनकम टैक्स की गोपनीय जांच के बावजूद 2024 में प्रसार भारती के चेयरमैन के तौर पर एक महत्वपूर्ण केंद्रीय पोस्टिंग दी गई। इसके अलावा जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सहगल के बेटे के एक फर्म घाटे में चल रही कंपनी ने 21 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस रकम को उस कंपनी ने अपने एक संबंधित कंपनी से बिना गारंटी वाले लोन के तौर पर लिया था। यह कंपनी सीबीआई की बैक फ्रॉड केस का सामना कर रही थी। आरोप है कि यह निवेश इन फर्मों में से एक से जुड़े मामले में सहगल के कथित दखल के बदले में दी गई रिश्वत थी। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टरेट यूपी और उत्तराखंड द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट के 3 हिस्से हैं। तीसरे हिस्से में जमीन खरीदी और कंपनी इन्वेस्टमेंट का जिक्र है। पहले 2 हिस्से में कथित भ्रष्टाचार से जांच से जुड़े तमाम सबूत और बयान हैं। खास बात यह है कि जांचकर्ताओं का मानना था कि यूपी आईईईडी से 65 करोड़ रुपए और सेमी गवर्नमेंट यूनिट यूपीकॉन से 46 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई, जो कुल मिलाकर लगभग 112 करोड़ रुपए की बनते हैं। इस रकम को सहगल समेत कई अधिकारियों के एक नेटवर्क में बांटा गया, रिपोर्ट में कहा। यूपी आईईईडी के तहत जब ट्रेनिंग प्रोग्राम या टूल किट बांटने के लिए सरकारी पैसा जारी किया जाता था, तो आरोप है कि उस पैसे का तय एक हिस्सा काम शुरू होने के पहले कैश में वापस लिया जाता था और अधिकारियों में बांट दिया जाता था। ये टूल किट स्वरोजगार और स्किलिंग प्रोग्राम जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मदद करने के लिए था। उदाहरण के तौर पे मोचियों के लिए एक टूल किट में गोंद, वैक्स पॉलिश, हथौड़ी, सिलाई की सुइयां वगैरह थी। इसी तर्ज पर यूपीकॉन में ट्रेनिंग और टूल किट के लिए भी ठेकों में नकदी उगाही की गई। वहीं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड से जुड़ी संस्थाओं से भी इस तरह के भ्रष्टाचार की बात की गई है, जो इस 112 करोड़ की रकम से अलग है। जब्त किए सभी दस्तावेज में यादव का कोड नेम कोलंबस है। मंगलानी और उसके कर्मचारी कुलदीप सिंह के बीच में एक व्हाट्सएप चैट में सप्लायर से 35 लाख रुपए मिलने की बात हो रही है, जिसमें कोलंबस के जरिए लंबू को 25 लाख रुपए देने के निर्देश है। एक मैसेज में इसकी पुष्टि होती है जहां लिखा एनएसके के लिए 25। इस रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि लंबू, बॉस और एनएस जैसे शब्द सैकड़ों जब्त हुए दस्तावेजों में दिखाई देते हैं। ये सभी उपनाम नवीन सहगल
के संदर्भ में इस्तेमाल किए गए हैं। अधिकारियों ने नेट टेलीकॉम रिकॉर्ड भी हासिल करने का दावा किया है, जिससे पता चलता है कि अंचित मंगलानी के फ़ोन से एनएस के नाम का मोबाइल नंबर सहगल का ही था। कानपुर के स्वरूप नगर स्थित गंगोत्री अपार्टमेंट में मंगलानी का एक फ्लैट है, जहां छापे के दौरान अधिकारियों को 1.4 करोड़ रुपए नगद, 52 लाख रुपए का सोना मिला। इसी दौरान अधिकारियों ने मंगलानी का आईफोन भी जब्त किया। यह फोन अधिकारियों के लिए सबूत की खान साबित हुआ। सरकारी दफ्तरों में सहगल के साथ मंगलानी की तस्वीरें यूपी सचिवालय के गेट पास जो मिलने के लिए जारी किए गए थे। इसके अलावा व्हाट्सएप बातचीत का ब्यौरा भी अधिकारियों को मिला। 4 मार्च पे पकड़ी गई गाड़ी के बाद पर अब वापस आते हैं, जिसमें 41 लाख रुपए कैश मिले। इस गाड़ी में देवेंद्र पाल सिंह थे, जो उस समय इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के निर्देशक थे। जब उनकी नकदी के बारे में पूछा गया तो सिंह और विभाग के ही 2 ही साथियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमने दीक्षित के उस मामले की डिटेल्स पूछे ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि मामले न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, लेकिन दीक्षित ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये मामला यहाँ नहीं रुका। फ़ायदा पहुँचाने का ये सिलसिला और आगे बढ़ता गया, जैसे कि कॉमेट ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड और हाई राइज़ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में 21 करोड़ रुपए का निवेश था। रिपोर्ट के मुताबिक कॉमेट एक घाटे में चल रही कंपनी है, जिसे फ्रॉस्ट इंटरनेशनल ग्रुप से लोन मिला था। फ्रॉस्ट समूह 13,500 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई के जाँच के दायरे में है। यह निवेश धीरे-धीरे हुआ। गौरतलब है कि सहगल के बड़े बेटे शिव सहगल हाई राइज के डायरेक्टर्स में से 2019 में शामिल हुए। उन्होंने सितंबर 2022 में इस्तीफा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक यह लेन-देन एक तरफा तरह से फायदा पहुंचाने का मामला नजर आता है। पैसे का ये लेन-देन सहगल द्वारा फ्रॉस्ट के प्रमोटर्स के तरफ से दूसरे मामले में दखल देने के बाद हुआ था। जांच अधिकारियों के शक है कि शिव साइकिल की कंपनियों में किया गया निवेश कथित तौर पर बैंक धोखाधड़ी मामले में निकाले गए पैसे का हिस्सा था। कॉमेट के डायरेक्टर राम प्रकाश मिश्र ने अपने फंड सोर्स के बारे में बताने में नाकाम रहे। सहगल जिस वक्त यूपीकॉन के चेयरमैन थे, उसी दौरान एसीपीडी इंफ्राकॉन यूनिकॉन किराया दे रही थी। यह साफ तौर पर हितों का टकराव था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में एसपीडी इंफ्राकॉन को एक संदिग्ध कंपनी के तौर पर देखा गया, जिसे सहगल का परिवार अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करता है। कंपनी के बैंक स्टेटमेंट में सहगल परिवार के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखाए थे। जांचकर्ताओं ने एसीपीडी इंफ्राकॉन के डायरेक्टर राम मोहन दीक्षित से पूछताछ के बाद कहा कि वो सहगल के लिए फ्रंटमैन थे। हितों के टकराव की बात से भी बल मिलता है कि एसपीडी इंफ्राकॉन में मौजूद रजिस्टर का पता वही है जो 2019-20 में सहगल की पत्नी को शकरपुर में 3.53 करोड़ रुपए में बेचे गए एक फ्लैट का पता है। न्यू लॉन्ड्री ने राम मोहन दीक्षित के सवालों को एक विस्तृत सूची भेजी थी। दीक्षित ने इन सभी आरोपों को इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमने आपके झूठ और बेबुनियाद आरोप को देखा है। आपने जो भी आरोप लगाए उसके सबूत बिना किसी सबूत के है। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट कंपनी है। हमारा मिस्टर साइगल या उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं। जो भी लेना देना हुआ है वे हमारे सामान्य बिजनेस लेन देन है। संबंधित अधिकारियों ने सबूत मांगे थे, हमने दे दिए। हमारा मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में अधीन है। कृपया ध्यान दें कि आपके द्वारा चलाई गई कोई भी झूठी या मानहानि हमारी तरफ से उचित कार्रवाई की जाएगी। 254 पेज की रिपोर्ट, डिजिटल रिकॉर्ड के स्नैपशॉट और दूसरे सबूतों के अलावा आयकर विभाग अधिनियम की धारा 131 अ, 132 4, 133 के तहत 24 लोगों के बयान शामिल है। रिपोर्ट में इस कथित सिस्टम का हिस्सा रहे कुछ सीनियर नौकरशाह के नाम दर्ज है। हालांकि इनमें से किसी अधिकारी का कोई बयान इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। साथ ये भी बड़ा क्लियर है कि सहगल या अन्य किसी अधिकारी को इस मामले में पूछताछ की गई है। रिपोर्ट अब लॉन्ड्री ने इस जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त को भेजा गया एक शिकायती पत्र भी देखा है। इस रिपोर्ट पुरारी सिंह के नाम से एक आईएसआर अधिकारी ने तैयार की थी। वह फिलहाल कोच्चि में तैनात है। हमने उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कार्यालय से संपर्क कर शिकायत के बारे में पूछा।
लोकायुक्त कार्यालय ने ऐसी किसी जांच रिपोर्ट की जानकारी होने से इनकार कर दिया। हालांकि आयकर विभाग के पुख्त सूत्रों का कहना है कि यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त को भेजी थी। अब सवाल ये है कि कई ऐसे खबरें हैं पोर्टल्स पे कि जिसमें ये बताया गया है कि न्यूज़ लॉन्ड्री को मानहानि का नोटिस बाकायदा दिया गया है अ, सहगल द्वारा। लेकिन उस रिपोर्ट्स को जब हमने पढ़ा, तो पूरी रिपोर्ट में कहीं भी उस नोटिस का सिर्फ़ ज़िक्र है, लेकिन नोटिस कहीं नहीं दिखी। नहीं, तो वो नोटिस जो दी है न्यूज़ लॉन्ड्री को, वो छपनी चाहिए थी या सामने रखनी चाहिए थी, वो दिखाई नहीं दी। और पूरी रिपोर्ट नवनीत सहगल का कहीं न कहीं महिमा मंडन करते हुए कि इतना ईमानदार अधिकारी और उसके पीछे क्यों लगते हैं। ये कितने ईमानदार थे ये सारी उत्तर प्रदेश जानता है, इसको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम भी कोई सर्टिफ़िकेट देने के लिए नहीं बैठे हैं। जो मायावती जी, मुलायम माने मुलायम सिंह की सरकार यानी अखिलेश की सरकार आई तब और योगी तीनों सरकार में जिस अधिकारी का बोलबाला था, वो कितने बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, ये सब जानते हैं। मीडिया हैंडल करते थे, मीडिया में बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री की खबर हमने देखी, आज भी हमने पोर्टल चेक किया, उनको यदि लीगल नोटिस मिलती है, तो सबसे पहले लॉन्ड्री वो खबर ड्रॉप करती। खबर आज भी पोर्टल पे है, न्यूज़ लॉन्ड्री की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि उनको नोटिस मिला। नोटिस की बात यदि हो तो हम ये ज़रूर जानते हैं कि नोटिस मिला होगा, क्योंकि दीक्षित ने कहा भी था कि हम नोटिस देंगे। लेकिन नोटिस के बाद भी यदि न्यूज़ लॉन्ड्री ये यानी ये जो खबर निकालता नहीं, तो हमें लगा कि ये खबर आपके सामने लाना है। क्योंकि ये खबर इसलिए लाई गई है आपके सामने, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, क्योंकि नवनीत सहगल ने रातों-रात इतने बड़े पद से इस्तीफ़ा क्यों दिया, ये बात आज भी गोपनीय है। जब तक नवनीत सहगल खुल के सामने आके नहीं कहते कि मैंने इन कारणों से इस्तीफ़ा दिया, तब तक मार्केट में कयास लगाते रहेंगे। कयास ये भी है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का ये मामला शायद पीएमओ पहुँचा, तो पीएमओ ने एक्शन लिया। कयास है, ऐसे प्रश्न उठते रहेंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट आपके सामने पेश की। डायरेक्ट हिट में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस रिपोर्ट ने नवनीत सहगल को हिट ज़रूर किया है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।